अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन PSL एडिशन 10 के हवाले से। और जनाब PSL अपने क्लाइमेक्स की तरफ जो है वो पहुंचने वाला है। अब सिर्फ महज एक मैच की दूरी है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो इस एडिशन 10 की फातेह है। और जनाब ये जो सफ़र रहा है ये इस दफ़ा बड़ा अनोखा और बड़ा मुख्तलिफ तजर्बा रहा। और जो कुछ होता रहा उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहे, हर मैच के ऊपर हमने तज्जिया भी किया, तबसरे भी हुए, यहाँ पे सवालात भी आपके जो भेजे गए हमें उसको हमने प्रोग्राम में शामिल किया और तमाम मामलात पर हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। और अब क्योंकि जैसे कुछ देर पहले जो मैच जारी था एलिमिनेटर 2 का लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो लाहौर कलंदर्स ने जो है वो बासानी मैच जीत लिया और 2 दिनों में 2 फतूहात बड़ी जो है वो लाहौर कलंदर्स के नाम हुई हैं और बड़ी शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो जनाब क्रेडिट इसका ज़रूर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो इससे पहले मैचेस होते रहे उसके ऊपर भी बात करना शुरू ज़रूरी है इनफैक्ट। और जो टीमें बाहर हुई हैं उनके हवाले से भी प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब वक़ार हुसैन साहब, हमारे एक्सपर्ट हैं और इस थ्रू आउट द सीज़न हमारे साथ रहे हैं स्टूडियोज़ में। आज हमारे साथ हमने उनको यहाँ मदू किया है, तो वक़ार हुसैन साहब को मैं वेलकम करूँगा। वक़ार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे एक्सपर्ट मुनीरुल हक साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और मुनीर भाई को भी मैं वेलकम करूँगा। मुनीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बस। जनाब वक़ार भाई, गुफ्तगू का आगाज़ पहले आपके साथ करेंगे। अब का जो मैच हुआ है इसको तो मैं ज़रा बाद में डिस्कस करूंगा ना, पहले मैं तो उन टीमों की बात करूंगा जिनकी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में अच्छी निस्बतन रही और ऐसा महसूस होता था कि वो फाइनल में तो ज़रूर जाएंगे, जिसमें कराची की टीम शामिल थी, क्वेटा की टीम की आपने निशानदेही की, बल्कि आप वो वाहिद शख्स थे जो उस वक्त क्वेटा को सपोर्ट कर रहे थे कि जिस वक्त क्वेटा की टीम का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। तो ये पहले जो एलिमिनेटर 1 हुआ है थोड़ा सा उसके बारे में लोगों के सवालात क्योंकि ज़्यादा हैं, तो यहीं से चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें और फिर आगे चल के ज़रा बात होगी कि किस तरह का ये सीज़न रहा है। जी, कराची का मैच, कराची की टीम ने जो वो टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, 190 का स्कोर बोर्ड पर लगाया और मैच बासानी हार गए। जी वक़ार भाई। देखिए, मैं तो कहता हूं कि कराची ने टॉस जीत के एक तो अच्छा फैसला था कि बैटिंग करी और टारगेट भी उन्होंने बड़ा अच्छा दे दिया था लाहौर को। बिल्कुल ठीक है। बल्कि लग ये रहा था कि शायद ये कराची मैच मतलब इतना मुश्किल नहीं तो मतलब इतनी आसानी से हारेगी भी नहीं। ऐसा ही। लेकिन जब उनकी प्लानिंग देखी, उनकी जब फील्डिंग देखी, जो उनका बॉलिंग का अंदाज देखा, तो लाहौर ने जिस तरह वो रन उतारे ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई मुश्किल होगी और उन्होंने बिल्कुल बहुत बआसानी ये रन उतार दिए। और इसके अंदर मैं कहूँगा कि कप्तानी का बड़ा फुकदान था, टीम की फील्डिंग का तो आप म्यार हमारा PSL का पूरा आप देख चुके हैं कि माशाल्लाह वो कैच छोड़े जा रहे थे जो देखकर सिर्फ आदमी सोच सकता है कि जो दुनिया में देखता होगा वो कहता होगा कि फील्डिंग का इनका स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल सही। और कराची की टीम हार गई, लेकिन इसके अंदर मैं लाहौर को क्रेडिट दूंगा कि लाहौर ने जिस तरह परफॉर्म शुरू करी वो एक नए जज्बे के साथ आए। और उसका एक मैं फ़र्क में बता दूं कि क्यों हुआ ऐसा, कि जब टीम अनाउंस हुई तो शाहीन शाह अफरीदी और 2-3 प्लेयर्स के नाम नहीं थे, बाबर आजम और रिजवान के। तो शाहीन शाह अफरीदी को कुछ पता चला कि यार ये मेरे साथ ये हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये 4-5 प्लेयरों के दिमाग में ये था कि हम परफॉर्मेंस करें ना करें, हमने तो मैच में टीमों में नहीं खेलना ही खेलना है। तो उनको ये एहसास हुआ तो उन्हें पता चला, जिसका आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के मैच में उनकी बॉलिंग का फ़र्क देखें कि वो जो पुराने अंदाज की बॉलिंग थी उन्होंने करी और जिससे बड़ा फ़र्क पड़ा। और उन्होंने शुरू में ही डेंट डाल दिया इस्लामाबाद की टीम को, क्योंकि मुझे उम्मीद यह नहीं थी कि इस्लामाबाद इतनी आसानी से हार जाएगा। लेकिन आज उनकी बॉलिंग, और उसमें ख़ास बात बताऊँ, इनकी जो टीम में सलमान मिर्ज़ा लड़का है, उसने थ्रू आउट जितने भी मैच खेले बड़ी अच्छी गेंद करी है और आज उसने मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही टीम को शुरू में बिठा दिया। वेरी राइटली सेड, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड जो है ना वो साबित हुआ है। ये लड़का, देर से इसकी इंडक्शन हुई है, इसके ऊपर भी सवाल ज़रूर किया जाएगा कि पूरे टूर्नामेंट में क्या करते रहा और क्लाइमेक्स क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, ये भी बड़ा ज़रूरी है। मुनीर भाई की तरफ चलते हैं। मुनीर भाई, ये ज़रा फरमाइए कि ये जो कराची वाले मैच के हवाले से जो एलिमिनेटर 1 था, अभी जैसे वक़ार भाई ने कहा कि बड़ी कैजुअल क्रिकेट भी खेली और ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई पूल का मैच हो या टूर्नामेंट के स्टार्ट में जिस तरह क्रिकेट हो रही थी कि चलें कैचेस भी गिरा सकते हैं, आपके पास चांसेस होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ये हुआ क्या, ज़रा इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा तबसरा हो जाए। जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यासिर आपका और वकार भाई की खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए,
देखिए मैं आपको बताऊं, लाहौर से हम शुरू करते हैं, कराची की तरफ आते हैं। जी। लाहौर की टीम का जो मोमेंटम बना है ना, वो बड़ा शानदार बन गया है, क्योंकि उन्होंने डू और डाई मैच में पेशावर को हराया था। अगर वो मैच वो हार जाते तो इस वक्त टूर्नामेंट में वो नहीं होते, वो बाहर हो चुके होते। उस मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद कराची को हराना और आज डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद को भी टूर्नामेंट से बाहर कर देना। तो ये 3 मैच जो उन्होंने 4-5 दिन के अंदर जीते, इसमें लाहौर की टीम बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आई है। ऐसा लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा जोश और जज्बा जिस टीम में नजर आ रहा है, जो यकजहती के साथ मिलकर खेल रही है, वो इस वक्त लाहौर की टीम है। हर खिलाड़ी जो है मैच विनर बना हुआ है। अब्दुल्ला शफीक किसी मैच में जितवा देते हैं, कुशाल परेरा की बैटिंग देख लें, नईम की बैटिंग देख लें, आज शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख लें। तो लाहौर की टीम एक बिल्कुल डिफरेंट टीम बन के आई है, और कुछ पता नहीं कि लाहौर की टीम भी तीसरी मरतबा PSL चैंपियन बनने में कामयाब हो जाए। परसों जो फाइनल है कोयटा से, लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि कराची भी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन लाहौर का जो मोमेंटम बना है ना, उसके आगे वो किसी को रुकने ही नहीं दे रहे हैं। और वकार न्यूज भी यही कह रहे थे कि पहली मरतबा उन्हें बहुत दिनों बाद लग रहा है कि कोयटा को अब बड़ा सख्त चैलेंज का सामना होगा फाइनल में, क्योंकि लाहौर की टीम एक बहुत ही शानदार रूप में नजर आ रही है। अच्छा, ये जी आपने वकार का तस्करा कर दिया, चलें, लेकिन वो तो शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ये भी लोगों ने बड़ा सवाल किया कि किस किस्म के कमेंट्स दे रहे थे और किस किस्म की बातें हो रही थी। कमेंट्री कम हो रही थी, वो टीम के कोई मेंटोर या सपोर्टर ज़्यादा महसूस हो रहे थे कि जिनको कमेंट्री बॉक्स में बिठा दिया गया। ये एक चल एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल अब हमें ये देखना होगा, ख़ासतौर पर अभी कोयटा की अभी जैसे बात हो रही थी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो यही टीम है। बट ये कि ये जो फील्डिंग जो कुछ हो रही है, जो और जिस किस्म के आप समझ लें कि हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है कि जिस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है, ये आखिरी मैच में सब कुछ इसकी गुंजाइश होगी कि आप कैचेस भी छोड़ दें और ये कुछ इस पूरे सीज़न में होता रहा है। पहले मुनीर भाई आप इस पर ज़रा कमेंट कर दें, फिर अगली उस पर चलते हैं ज़रा। देखिए, अगर आप फील्डिंग की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो खराब फील्डिंग हमें पूरे PSL की हिस्ट्री में नजर आई है, वो शायद यही सीजन है। है। बिल्कुल ठीक है, सीजन 10 में इसलिए स्पेशली यही ये जो आखिर के मैचेस हो रहे हैं, इसमें जिस तरह की फील्डिंग नजर आ रही है, एक स्कूल या क्लब क्रिकेट में भी इतने आसान कैचेस नहीं छोड़े जाते। हाथों के कैचेस छूट रहे हैं, बाउंड्री लाइन पर जहां 1 रन बनना चाहिए वहां 4 रन बन रहे हैं। तो फील्डिंग का मैच तो किसी भी टीम का अच्छा नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। विकेट कीपर भी अगर जैसे आज साहबजादा फरहान थे, उन्होंने चांसेस छोड़े, कुशाल पेरेरा से भी कुछ चांसेस छूटे, तो वो जो फील्डिंग का मैार है, चाहे वो एयर फील्डिंग हो या ग्राउंड फील्डिंग हो, दोनों बिल्कुल पैथेटिक थी। तो दुनिया में अगर हम मुकाबला करने जाएंगे अपनी इस लीग का किसी और लीग की फील्डिंग से, तो वो तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल अब आप खेल रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का हुआ है, और जो भाग भारत कशीदगी थी, जो जंग थी, उसके बाद लोगों को जो जज्बा है, एटलीस्ट थोड़ा सा PSL को लोगों ने देखना शुरू किया है और थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है। वकार भाई, ये सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा। अभी आप कुछ देर पहले भी तस्करा कर रहे थे कि ये पूरा सीज़न जो है वो शायद इस वजह से भी याद रखा जाएगा। एक तो ये जो गैप आया, ये हमेशा लोगों को याद रखेगा इस टूर्नामेंट को, बट ये जो फील्डिंग है ना, इसने भी कोई ख़ास अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाला। जैसा भी मुनीर भाई कह रहे थे कि ये वर्स्ट सीज़न इसको कहा जा रहा है फील्डिंग की अगर बात की जाए, तो इसके ऊपर चाहूँगा पहले कमेंट कर दें। जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि फील्डिंग का मेयार पता नहीं, अब तो बाकायदा फील्डिंग कोच भी टीम के साथ होता है, हर चीज़ का अलग अलग है। उसके बावजूद अच्छा कैच एक तो होता है ना, सर दूर है, मुश्किल है, तो बड़ा ही मकसद ऐसे कैच चीज छोड़े गए हैं कि शायद कोई आम प्लेयर भी खेल रहा हो तो वो भी कैच ना छोड़ सके। अच्छा, विकेट कीपर के बारे में अभी नहीं इन्होंने कहा, मुनीर भाई ने, विकेट कीपिंग एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर कोई भी दूसरा विकेट कीपर वो होता है जो बेहतर हो। अब साहबजादा फरहान को मैंने तो कभी कीपिंग करते हुए देखा नहीं, शायद 2 मैचों में कर रहे हैं, तो कीपिंग जो है वो तो एक स्पेशलाइज्ड होता है, और इसमें ओरिजिनल विकेट कीपर जो बेसिकली है विकेट कीपर, उसको खिलाने चाहिए, भले वो बैटिंग इतनी अच्छी ना करता हो। लेकिन आजकल के दौर में विकेट कीपर वो भी हो है सब बैटिंग करते हैं, लेकिन कमाल किया कि इस्लामाबाद ने कि उन्होंने अपना एक पक्का वाला विकेट कीपर, जो जेन्युइन विकेट कीपर है, उसको नहीं खिलाया, और उसको खिला लिया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ, और उन्होंने 2 दफ़ा कैच भी छोड़ा और गेंद भी इस तरह सही नहीं पकड़ी जा रही थी उनसे। तो बहरहाल
ये अब एक, मैं तो ये समझता हूँ कि लाहौर की टीम इतनी अब कंबाइंड हो चुकी है, इतनी प्रोफेशनली वो खेल रही है कि शायद अब लगता है कि फाइनल भी शायद वो जीत जाए, लेकिन अभी वक्त से पहले नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह उसका रिदम बना हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन टीम का बना हुआ है, तो वो टीम कुछ भी कर सकती है। Exactly, और आपने बीच में एक बात करी जी जी कि वकार यूनुस और ये वसीम अकरम कमेंट्स, तो ये रमीज राजा वही सब हमेशा से बाइज रहे हैं। आप कभी भी नोट कर लें, इनका ये एक प्लान करके आते हैं कि इस टीम को सपोर्ट करना है, और कमेंट्री में वो ऐसा लगता है कि वो उस टीम के, आपने जैसे कहा कि मेंटोर हैं या कोच हैं या कुछ हैं, तो वो इस तरह की हाल है कि उनको तो बाकायदा एक अपने कमेंट्स मैच पे देने चाहिए कि इस मैच के अंदर ये होना चाहिए, ये हो गया, ऐसा नहीं करना। वो बिल्कुल एक बताओ, ऐसा लग रहा था कि वो कराची की टीम को चाह रहे थे कि 6-7 ओवर 10 ओवर के अंदर आउट करवा दे वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़रा यंगस्टर्स के हवाले से बात करते हैं, ज़रा मुनीर भाई से पहले इस पे बात हो जाए। ज़रा यंगस्टर्स हैं, मोहम्मद नईम जो है एक बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर जो है वो नज़र आ रहा है, बट कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी कमी नज़र आ रही है। बहुत सारे यंगस्टर्स और अच्छे परफॉर्मर रहे, हसन नवाज़ इस पूरे सीज़न के अंदर उसकी बड़ी अच्छी 2 फिनिश उसने मैच किए, मैच फिनिशर बनकर सामने आया। अब्दुल्ला शफीक कराची के मैच में एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसकी रही, मैन ऑफ द मैच भी रहा। उसके अलावा और दीगर यंगस्टर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई ऐसा परफॉर्मर है जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये PSL कामयाब हुआ इस प्लेयर को निकालने में, ये उसकी फाइंडिंग है? मुनीर भाई इसके ऊपर चाहूँगा पहले ज़रा बात कर लें जी। देखिए, आपने बिल्कुल नाम दिए। हसन नवाज तो पहले ही हम देख चुके थे न्यूजीलैंड के दौरे में, लेकिन यहाँ उन्होंने जो 2-3 मैच फिनिश किए इसके बाद एक नजर आ रहा है कि ये फिनिशर के तौर पर एक अच्छे प्लेयर हमें मिले हैं। सलमान मिर्जा की बात की अभी हमारे वकार भाई ने, और सलमान मिर्जा को मैं देख रहा हूँ कि आज भी मैन ऑफ द मैच उनको मिला है, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इतने प्रेशर में इतना नया बॉलर का इतनी अच्छी गेंदें करना, एक मैच में 4 विकेट ले गए, आज उन्होंने 3 विकेट लिए, सिर्फ 16 रन देके। तो इनको हम देखें, मोहम्मद नईम की बैटिंग देख लें, पारा चनार से उनका ताल्लुक है और बड़ी क्लीन हिट करते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अली रजा को हमने शुरू में देखा था कि कुछ उनकी अच्छी बॉलिंग चल रही थी, लेकिन थोड़ा अभी तजुर्बे की कमी नजर आई है उनमें, प्रेशर में थोड़ा आ जा रहे थे। यासिर को हमने देखा है कि जो मुल्तान के थे, कि उन्होंने भी 1-2 मैचेस में अच्छी बैटिंग की थी। तो ये है कुछ कि आप जिनको कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे हमें हमेशा मिलते थे कुछ 2-3 प्लेयर के जो सामने आते थे, शायद वैसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो मैंने नाम दिए, इनकी वजह से PSL में इन्होंने थोड़ा सा जरूर अपना नाम बनाया है। बिल्कुल ठीक है जी। वकार भाई, क्या आपकी दरियाफ्त है, क्या आपने इस PSL से कोई प्लेयर निकाला? जैसा भी मुनीर भाई कह रहे हैं कि ये नए खिलाड़ी तो ज़रूर हैं, लेकिन इसमें कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर इसको नहीं कहा जा सकता। हमने हाइज एंड लोज देखे और बड़ी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस रही है, यानी एक मैच में परफॉर्मर है, अगले मैच के अंदर फिर फ्लॉप हो जाता है, फिर एक परफॉर्म करता है। अब मैं साहबजादा फरहान के ऊपर मेरी नज़रें थीं, लेकिन उसने आज डिसअपॉइंट किया। इन मैचेस में जहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है, वाकई आपने जो कंटिन्यूटी रखी हुई थी, आप इस क्रूशल मैच के अंदर डू एंड डाई सिचुएशन के अगर अंदर नहीं परफॉर्म कर पाते, तो फिर आपकी जो सारी परफॉर्मेंसेज है वो ज़ाया हो जाती हैं। जी वकार भाई, कौन सा नाम है आपके ख्याल में? देखिए, मुनीर भाई ने तो 4-5 नाम बताए हैं, लेकिन मैं भी अभी तक इनको इस काबिल नहीं समझता है कि ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इनकी एंट्री हो और ये खेलें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जिसके पास नहीं है उसको होना ही नहीं चाहिए टीम के अंदर। और फर्दर मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। अब तो यहाँ पर यह है कि एक लगा हुआ है कि तुम आओ जाओ। अब जिसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक टेस्ट प्लेयर, कोई मैं नाम भी नहीं उसका मुझे आता, जिसको एक टेस्ट मैच खिला के उसका पता ही नहीं है कि वो कैसे खेलने के लिए आया और कैसे खेल के चला गया। नाम उसका शायद आपको अगर पता हो तो मुझे बता दीजिए। बॉलिंग में फास्ट बॉलर एक खेले, पिंडी का टेस्ट मैच खेले थे, लास्ट का हमारा किससे हुआ है जी 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 जी, बिल्कुल, जिसको ना किसी ने पहले देखा ना सुना, और वो खेले और फिर वापस चले गए, और आज तक वो ना PSL में नजर आ रहे हैं, ना किसी वनडे नजर आ रहे हैं मुझे। जी मुनीर भाई, काशिफ अली की शायद बात काशिफ अली, काशिफ नाम, मैं सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, मुझे भी इस वक्त बिल्कुल याद नहीं। एक ही टेस्ट वो खेले और किस तरह आए वो ये भी नहीं पता हमें। तो बात ये कि इस मुल्क के अंदर क्रिकेट का तो मुझे तो अब नहीं लगता कि ये फर्दर कोई अच्छी तरफ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि यहाँ पर हमारे घूम फिर के वही कोच, वही मैनेजर, वही सब कुछ, वो एक इसको हटाया वो आ गया, वो हटाया, यानी पिछले 10 साल से यही हो रहा है। तो आप एक चेंज लाओ तो उसको देखो तो सही। अब कोच आपने एकदम आकिब जावेद और था, एकदम हटा के आपने वो एक, मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ होना ही फॉरेन कोच चाहिए, ताकि उसकी कुछ
क्योंकि एक खराबी है हमारे यहाँ फॉरेन कोच जो आता है ना वो भी प्लेयरों से घुल मिल जाता है यहाँ पे, तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे आपने सही कहा कि बहुत सारे फ्लॉज तो यकीनन है। ये ज़रा मैं हसन अली की आप दोनों से बात करना चाहूँगा। ज़रा मुनीर भाई पहले चाहूँगा आप इसके ऊपर कमेंट कर दें कि जो हसन अली की परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम उसको तारीफ़ करते रहे और यकीनन उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट अगर इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर क्रंच सिचुएशन के अंदर अगर आप डिलीवर ना कर पाएँ इसको क्या समझा जाएगा? और क्या ये समझे कि टीम के अंदर कमबैक हो गया तो उन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए कि यार चलें जो मैंने जिस चीज़ को मैंने हासिल करना था वो मैंने हासिल कर लिया, अब शायद टाइटल मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना होता है और ख़ासतौर पे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब आप किसी क्रंच सिचुएशन में होते हैं प्लेयर का पता तो वहाँ पे चलता है, एलिमिनेटर से ज़्यादा और अच्छा मौका नहीं होता कि आप वहाँ पे एक फाइनल परफॉर्मेंस देते और अपनी टीम को फाइनल के लिए लेके जाते। जी मुनीर भाई। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मौका होता है कि जहाँ पे परफॉर्म करना होता है या जहाँ प्रेशर होता है, लेकिन हमने देखा है कि प्रेशर में तो शहनशाह की भी बड़ी, अफरीदी की बहुत पिटाई हुई है, हारिस रऊफ की भी बहुत पिटाई हुई है। तो पिछले मैच में बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी नहीं थी कराची की तरफ से हसन अली की, लेकिन जो कंसिस्टेंसी थी ना, वो नेशनल T20 के टॉप विकेट टेकर रहे थे, यहाँ भी 17 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर हैं। तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कंसिस्टेंसी नजर आई है, बॉलिंग में उनके एक डिफरेंट कि पुराने वाले हसन अली नजर तो आए हैं बहरहाल, जो बिल्कुल रिदम खत्म हो गया था, लोग उनको भूल चुके थे कि कौन हसन अली, लोगों को याद भी नहीं था, लेकिन उन्होंने दोबारा अपना किया। इसी वजह से बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसमें भी उनको मौका दिया गया है। ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी हसन अली ने, अगर आप ओवरऑल PSL देखें तो कई ऐसे मौके थे कि जहां उन्होंने क्रूशियल विकेटें ली हैं, सिलेक्शन जहां नजर जस्टिफाइड आया है, है कि बिल्कुल ठीक है उन्होंने आपने कहा। अपनी टीम को जितवाने की कोशिश की। हाँ, लास्ट मैच जो था उसमें बिल्कुल ऑफ कलर थे, उसमें बहुत पिटाई हो रही थी। आज इस्लामाबाद को एलेक्स हेल्स की बहुत कमी महसूस हुई। एलेक्स हेल्स नहीं थे पिछले मैच में, उन्होंने 88 रन बनाए थे और साहबजादा फरहान के साथ 153 की पार्टनरशिप की थी। आज उन्होंने शहजाद को भेज दिया था उनकी जगह, उन्होंने एक डिसीजन लिया था जो बैकफायर हो गया। पूछा भी गया शादाब से कि शहजाद को क्यों भेजा, तो उन्होंने कहा एलेक्स हेल्स नहीं थे, हमें एक जूनियर प्लेयर भी खिलाना था इमर्जिंग, तो चूंकि ये हार्ड हिटिंग कर लेते हैं इसलिए हमने इनको भेजा था, लेकिन वो इनका फैसला जो है वो नाकाम हो गया। जी यासर। एग्जैक्टली। जरा वकार भाई यही बात जैसे भी हो रही थी, नहीं, मैं हसन अली के बारे में कहना चाहता जी हूँ जी जी कि देखिए हसन अली की एक अच्छी बात क्या है कि उसने कमबैक किया, उसने T20 जो लोकल टूर्नामेंट हुआ उसमें ही परफॉर्मेंस किया, PSL में उसने परफॉर्मेंस किया। उसकी वजह यह है कि जब वो टीम से बाहर हुआ तो उसने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी सारी खेली, उसने वनडे क्रिकेट भी सारी खेली और वो डोमेस्टिक की सारी क्रिकेट खेलता रहा और उसने मेहनत करी, वो वापस आया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ा प्लेयर होता है अगर उसको वो अपने परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा है, उसको कहा जाए कि जनाब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट से या आप अपने शहर से खेलें, तो वो खेलता ही नहीं है, वो उसको बड़ा अजीब सा समझता है। जिसकी मिसाल आप ये ले लें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा गया और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने गए, वापस आए, फिर उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो हमारे यहाँ ये चीज़ सिस्टम अगर ख़त्म हो जाए, हसन अली जस्टिफाई करता है, वो सही सिलेक्शन हुआ। आज के कल के मैच में वो इतना अच्छा ना बॉलिंग कर सके, लेकिन बहरहाल मैं उसको कहूँगा कि उनका सिलेक्शन जो है वो सही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये एक वाहिद सिलेक्शन है जो जस्टिफाइड है, और उससे ऊपर जो सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन पे तो हमारे हर दौर में सवालात उठते हैं। अब सिलेक्शन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब तो सिर्फ फाइनल से हम दूरी पर हैं, मगर ये कि सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया था ना वो हमेशा से PSL ही रहा कि हम PSL से ही लड़कों को सिलेक्ट कर रहे थे। तो जनाब शादाब का भी नाम आ गया और आज उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से पहले दोनों से यही सवाल करूँगा कि जो परफॉर्मेंस है शादाब की, जैसे अभी हसन अली का आपने तस्करा किया, तो वो जस्टिफाइड है, उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। चलें आखिरी मैच में कोलैप्स कर गया वो एक अलग बात है, बट ये कि उसने परफॉर्म किया। मुनीर भाई, ये शादाब का क्या सिलसिला है? एक दफ़ा फिर जो है वो सिलेक्शन उनकी हुई है, क्या वजूहात हैं इसकी? क्या समझ में आ रहा है कि क्या ये वही चल रहा है नेपोटिज्म का चक्कर कि जिसको चाहें आप खिला दें, जो किसी का फेवरेट है, किसी का भांजा दामाद है, बेटा है, आप उसको मौका दें? ये हो क्या रहा है, ज़रा ये बताइए। देखिए, अब नए हेड कोच आ गए हैं, उनके होने के बावजूद भी अगर इनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, देखिए जब PSL हो रहा होता है ना, तो हम लोग समझते हैं कि बस दुनिया की क्रिकेट यही है, जो खिलाड़ी यहाँ खेल गया वो सब कुछ करेगा। तो PSL ना होने के बावजूद जब शादाब को न्यूजीलैंड में वाइस कैप्टन बना दिया गया था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कहीं उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी, तो यहाँ तो अपनी टीम को उन्होंने प्ले ऑफ तक पहुंचा दिया और फिर भी वो है। अब माइक हैसन ने उन पर एतमाद किया है या उनको खिलाड़ी दे दिए गए,
अब आप देखें कि नसीम शाह बिल्कुल फिट नहीं है। जी पिछले 2 मैचेस में वो 50-50 से ज्यादा रन, आज भी 50 रन दिए, जी पिछले मैच में 55 रन दिए। खुद कमेंटेटर कह रहे थे कि इनके फिटनेस का इशू है। उसके बावजूद वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल है। और अब्बास आफरीदी जिन्होंने इतनी मेहनत की पीएसएल में, हमें नजर आए मेहनत करते हुए, टॉप विकेट टेकर है, उनको हमने बाहर कर दिया। जी तो शादाब पे तो देखिए हमने बहुत बात कर ली है, लेकिन हाँ अगर कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से आता है ना, देखिए हमने कितना तनकीद का निशाना मैंने बनाया है फ़हीम अशरफ को। मैं जी खुद इस बात को, आप जानते हैं, आप जी और जी मैं बिल्कुल सब, बिल्कुल कि फ़हीम अशरफ क्यों आते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे फ़हीम अशरफ ने वाकई हमें गलत साबित किया, अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, जी जी क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और बैटिंग भी बहुत जरूरत। तो वाकई जो एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर वो आए थे, जो मैं नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था गलत फैसला है इनको प्लेटिनियम में लेना, या बिल्कुल, मैं तो इनको ऑर्डिनरी एवरेज प्लेयर समझ रहा था, लेकिन उन्होंने हमें गलत साबित किया। बिल्कुल ठीक तो है अगर आप अपनी कारकर्दगी से वाकई यूटिलिटी प्लेयर साबित करते हैं, टीम में आते हैं, तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आपकी गुंजाइश है। क्योंकि हसन अली भी टीम में नहीं थे, उससे पहले फ़हीम अशरफ भी बाहर हो रहे थे। अब दोनों अगर आ गए तो हमें कुछ कहने का हक नहीं है, इसलिए कि दोनों ने परफॉर्म किया है तो आए हैं। आगे भी अगर परफॉर्म करेंगे तो होगा, लेकिन इंटरनेशनल मैयार बिल्कुल अलग होता है। जी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से पहले ज्यादातर हल्की टीमों से मैचेस हैं, अफगानिस्तान से, तो आयरलैंड से, तो बांग्लादेश से। तो शायद पाकिस्तान को इतना मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक नई टीम जब सोच ली है पीसीबी ने कि शाहिद शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान को नहीं लेना है टीम में, जी क्योंकि इन्होंने बहुत सियासत की थी एक दूसरे से गुस्सा निकालने के लिए, टीम को हरा रहे हैं, खुद परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें देखी गई थी। तो अब सलमानी राजा को मौका दिया गया है, अब देखें कि ये टीम को किस तरह लेकर चलते हैं, और प्लेयर इनके साथ देते हैं कि नहीं देते। ये अभी जो हमने 4-5 नाम दिए, इनमें से किसी खिलाड़ी को अगर आगे आपको शामिल करना है तो आप करें, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम, वो 3 प्लेयर ये जो समझते थे कि वो तो लाजिम और मलजूम है, उनके बगैर तो टीम मुकम्मल नहीं है, जी उनको हटाया गया है। तो अब यंगस्टर्स के ऊपर है कि वो एक टीम लेकर चले। अभी 8 महीने हैं शुरू होने में, तो उसमें फिर क्या होता है ये अब देख के पता चलेगा हमें। बिल्कुल जी ठीक है। आसिफ। ये वकार भाई, अभी फिटनेस की बात हो रही थी, जैसा अभी मुनीर भाई ने तस्करा किया कि जो फिटनेस है समझ में नहीं आ रही किसी को भी, न नसीम की नज़र आ रही है, हारिस रऊफ की कोई फिटनेस नज़र आ रही है? क्योंकि मैं तो इस टूर्नामेंट में उनको स्ट्रगल करते हुए ही देखता रहा। ये लड़का है जिसने आज परफॉर्म किया, सलमान ने, ये फिर भी इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, और दीगर बॉलर्स भी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो हारिस रऊफ का केस समझना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है कि ये टीम में कैसे जगह अपनी जो है वो बरकरार रख सकते हैं, ये क्या ऐसी परफॉर्मेंस है? जी मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि जब एक वक्त पुराना था, जब क्रिकेट टेस्ट प्लेयर जब नीचे की क्रिकेट खेलने आता था तो उसके लिए ऐसा लगता था हलवा, और वो खूब रन करता था। बिल्कुल मैं तो हैरान हूँ कि नसीम शाह या हारिस रऊफ इस क्रिकेट में, इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद इसमें इतने रन दे देते जी हैं एक आम प्लेयर के सामने, जो ना वो पाकिस्तान खेला हुआ है ना कुछ खेला हुआ है। एग्जैक्टली इनको तो इस मैच के अंदर तो दूसरी टीम के प्लेयर को गिरा देना चाहिए, देना आउट कर चाहिए। देना चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही मकसद, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये कौन सा पाकिस्तान खेल रहा है, कि पाकिस्तान के बाद इनकी ये परफॉर्मेंस खेलने की, तो फिर पाकिस्तान में 50 जब ये 50 वर्ल्ड रन कंसीव कर रहे है हैं। तो फिर ये उस मैचों में, जब इंटरनेशनल मैचों में जाएंगे तो क्या परफॉर्म कर ही नहीं सकते, नहीं कर परफॉर्मेंस सकते, है। मुमकिन नहीं है। देखिए ना आप, मेरी तो समझ में नहीं आता कि सिलेक्टर जो है वो क्या चीज़ देख रहे हैं, इनकी क्या चीज़ नहीं देख रहे। आज उन्होंने 50 या 52 रन कितने दिए 4 ओवर में, और ऐसा लग रहा था कि उनको जैसे बॉलिंग करनी ही नहीं आती है। नहीं तो आती, बहरहाल एग्जैक्टली परफॉर्मेंस तो पीएसएल के हवाले से देखा जाए तो मैं तो नहीं समझता कि जितने भी पाकिस्तान खेले प्लेयर हैं, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, और जो है कोई भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अब्बास अफरीदी की नहीं किया। परफॉर्मेंस देखें इस टूर्नामेंट में, और उसका सेलेक्ट ना होना, वो उसको बड़ी अजीब कितनी सी बात है। अजीब सी बात है। कौन इसकी कोई जस्टिफिकेशन देगा, या कौन इसके ऊपर कोई बात कर सकता है, या कोई इसकी वजाहत दे कि आपने क्राइटेरिया रखा क्या है? अगर तो पीएसएल ही क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस है, तो अब्बास अफरीदी से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं और तो किसकी हो सकती है? उसकी एक वजह बता दूं माजरत के जी साथ, जी जी प्लीज प्लीज। कि सुबह 8 बजे आप टीम अनाउंस कर देते हैं ताकि जी कोई हमसे सवाल ही ना पूछ सके कि इस प्लेयर को क्यों लिया गया। तो जब एग्जैक्टली इस तरह के ये छुप छुपा के, मैं तो समझता हूँ ये सब पीछे से काम हो रहा है, चुपचाप कर दो, किसी से कोई पूछे ही नहीं हमसे सवाल, पूछे ना, और बिल्कुल काम ठीक है। करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और एक छोटी सी ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और फाइनल से पहले जो 2 टीमें जरा उसके ऊपर भी बात हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब अब से कुछ देर पहले ज़रा बात हो रही थी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, ख़ास तौर पे जो एलिमिनेटर के अंदर टीमें आमने सामने थी, ज़रा इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से हमने बात की है। और फाइनल में जो दो टीमें अब पहुंच चुकी हैं, जिसमें एक लाहौर कलंदर्स की टीम है और दूसरी टीम जो है वो जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है। और यहाँ पे हमारे साथ एक हस्ती मौजूद हैं जो क्वेटा को जो है वो शुरू दिन से सपोर्ट कर रही हैं, और उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे जिस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे। ना कोई प्लेयर फॉर्म में नज़र आ रहा था, ना कोई ऐसा लग रहा था कि ये प्ले ऑफ तक भी जा पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी टीम बनी जो बड़ी ज़बरदस्त 5 मैचेस मुकम्मल होते ही एक नई टीम जो है वो बन गई, और उसके बाद फाइनल के लिए जो है वो बआसानी क्वालिफाई कर लिया। तो वक़ार भाई, ये टीम आपकी जो है पहले तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, आप वाइट शख्स से जो उसको बार बार सपोर्ट कर रहे थे, और अब फाइनल के लिए उनको मैसेज क्या है ये तो बताएं, क्योंकि खामियां तो उसमें भी नज़र आ रही हैं, और वो लाहौर के अंदर भी है और वो क्वेटा के अंदर भी है, और वो उनकी फील्डिंग। तो पिछले मैच के अंदर वो फील्डिंग बेहतर करने का नतीजा आपके सामने है, मगर ये कि टूर्नामेंट के अंदर को मुतासिर कुन फील्डिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी नहीं रही है। जी फरमाइए वकार भाई। देखें, क्वेटा की आप बात कर रहे हैं, फील्डिंग का मेयार तो मेरा ख्याल है हमारी 6 टीमों में किसी का भी अच्छा नहीं था। जी जी। लेकिन लास्ट मैच में जो क्वेटा ने फील्डिंग करी वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस जिसे कहना चाहिए कि ऐसे कैचेस गए बहरहाल, लेकिन गुड लक कि वो जीत गया। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे इस कप के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो क्वेटा ही की टीम पसंद थी, और वो मेरे कहने से अभी तक फाइनल में तो पहुंच गई। लेकिन अब एक थोड़ा क्वेटा के लिए डर है कि जो रिदम लाहौर कलंदर का बना है कि उसने बाकायदा पेशावर को हराया, फिर कराची को हराया, आज इस्लामाबाद को हराया, तो जो रिदम उनका बन गया है, अगर फाइनल में भी वो इसी रिदम चले तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे पसंद जो है वो टीम, या जिसे कहना चाहिए कि जो मैं कप के लिए मुझे चाहे कि वो जीत जाएगी, वो मुझे क्वेटा ही पसंद है। क्वेटा ही पसंद है, स्टिल आप क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं। मुनीर भाई आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। फील्डिंग का मेयार जो है ना उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। अब दोनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन ऑन पेपर, ये दोनों बेहतरीन साइड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और ऐसा महसूस होता है कि इन्हीं को फाइनल खेलना चाहिए। तो ज़रा फाइनल के हवाले से आप बताइए, आपको क्या नज़र आ रहा है? जैसा भी बात हो रही है कि लाहौर ने जिस तरह कमबैक किया है, और आपने खुद अभी कहा कि पेशावर को हराया, कराची को हराया, दैन इस्लामाबाद को हराया, तो मेरे ख्याल में अब उनके लिए ज़्यादा चांसेस हो गए। आपकी क्या इसके बारे में राय है, ज़रा फरमाइए। मुनीर भाई हैं लाइन पे, हमारे साथ हैं? जी मुनीर भाई, आवाज़ आ रही है आपको? ओके ओके, दोबारा से लाइन पे आप उनको ले लें। वकार भाई, ये अभी जैसे बात हो रही थी, कैप्टनसी का भी एक इसमें बड़ा कमाल है। अच्छा, यहाँ लाहौर की तरफ जो है वो कैप्टनसी का तो इतना रोल नज़र नहीं आया, क्योंकि यंगस्टर्स ने जिस तरह प्ले किया, जिस तरह परफॉर्म किया, तो मैच ले गए। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की बारी ली तो मैच ले गए। कप्तानी का इतना कमाल को इसमें नज़र नहीं आया, मगर ये कि कोटा वाली साइड के ऊपर हमें कैप्टनसी का एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, बॉलर्स का सही इस्तेमाल करना, और मुश्किल सिचुएशन क्वेटा ने ज़्यादा फेस की हैं, और वहाँ से मैचेस को जीतना, यहाँ पे कप्तानी का बड़ा रोल होता है। तो वकार भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आपने बिल्कुल सही बात करी है कि लाहौर की कप्तान शाहीन शाह को जो मैच वो हार रहे थे तो वो सीधा सीधा हारते चले गए, और उसमें ऐसा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी करनी आती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अब उसमें लड़कों ने परफॉर्मेंस जो ये मैच जीते हैं ऐसी करी कि उसमें शाहीन को कुछ करना ही नहीं पड़ा। जी ऐसा ही। तो इसको, लेकिन सऊद शकील पर कई मैच ऐसे आए कि उनकी पोजीशन चेंज होती रही, लेकिन वो इसको इतने अच्छे अंदाज में हैंडल किया, और उनकी टीम, मैं समझता हूं कि फाइनल में जो पहुंची हुई है उसमें सऊद शकील का बड़ा हाथ है, और सऊद शकील ने बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रही, जिसके बारे में आज मैं शायद पढ़ रहा था कि उनको कंसिडर किया जा रहा है टेस्ट मैच के अंदर कप्तानी के लिए। तो हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए, लेकिन खैर वो तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, मैं समझता हूं कि कप्तानों का अगर मुवाजना किया जाए तो सऊद शकील की बहुत बेहतर कप्तानी थी, बेहतर कप्तानी रही। जी मुनीर भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। वेलकम बैक जी। मुनीर भाई, ये ज़रा बताइए कि कप्तानी के हवाले से और दोनों फाइनलिस्ट के हवाले से बात हो रही है, और कप्तानी का जैसा भी बात हो रही थी कि पता वहाँ चलता है जब आप किसी क्रंच सिचुएशन में हो, वहाँ पे सही बॉलर को आपने प्लांट किया, उससे आउट करवाए, और फिर इसी तरह आपने जो है वो मैचेस जीते। लेकिन लाहौर के केस में ऐसा नहीं हुआ। ये जब जीतने पर आए तो आपने देखा अब्दुल्ला शफीक जितवा गए, फ़खर जमान जितवा गए, ऐसे मैच इन्होंने निकाल लिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रा फरमाइए। देखिए, कैप्टनसी की बात तो बिल्कुल सही कही है वकार भाई ने कि कैप्टन की अगर हम बात करते हैं तो सऊद शकील को थोड़ा सा एज आता है, क्योंकि कोयटा को हम कोई भी ये नहीं समझ रहे थे कोयटा की टीम जो सब फाइनल में पहुंच जाएगी और प्ले ऑफ में पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था।
लेकिन सऊद शकील की परफॉर्मेंस बैटिंग में हो ना हो, लेकिन कैप्टनसी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और पिछले दिनों में एक चैनल पे था तो मुझसे पूछा भी गया कि क्या सऊद शकील को टेस्ट कैप्टन बनाने की बात हो रही है तो फैसला सही होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि फैसला इसलिए सही हो सकता है कि किसी को टेस्ट कैप्टन बनाना है तो आप उसके फर्स्ट क्लास का देखें कि वो कैसा बैट्समैन है, उसकी क्या बाद में कप्तानी उसने कहाँ कहाँ की है। तो फर्स्ट क्लास में उनके 90 के करीब मैचेस हैं, 22-23 सेंचुरियां हैं, पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी कर चुके हैं, नेशनल T20 अपनी टीम को जितवाया, हो सकता है PSL भी जितवा दें। तो ये सब चीजें जो है कैप्टनसी के लिए जरूरी होती है और कई मौके पर हमने देखा है कि अच्छी बॉलिंग स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी से उन्होंने जितवाया है। लेकिन कोयटा की जो एक चीज और अच्छी है, कोयटे की बॉलिंग बहुत अच्छी है। मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, वसीम जूनियर उनके पास हैं, उनके पास उस्मान तारिक बड़े अच्छे स्पिनर हैं, अबरार हैं। तो बॉलिंग भी उनकी मेरे ख्याल है अगर तमाम टीमों में देखा जाए तो बॉलिंग भी बहुत उनकी अच्छी है। फिर फिन एलन है उनके पास राइली रूसो हैं, फिर और भी उनके पास प्लेयर है, हसन नवाज है कि जिन्होंने 2-3 मैच फिनिश करके दिए हैं। तो ये भी एडवांटेज लाहौर को है, सॉरी कोयटा को है। लेकिन लाहौर की टीम ने जिस तरह से मोमेंटम पकड़ा है ना, ये बड़े खतरनाक है। ये कोयटा को बहुत परेशानी करेगी क्योंकि वो विनिंग हैबिट सी इनको हो गई है। लगातार 3 मैच जीतकर, मैंने आपसे कहा ना 5-6 दिन में उन्होंने 3 मैच जीते और एक तो डू और डाई मैच था उनके लिए, फिर दूसरा भी डू और डाई था, एलिमिनेटर था, तीसरा भी डू और डाई था कि यहाँ जाते तो बाहर हो जाते। तो 3 समझो एलिमिनेटर मैच वो जीत के आए हैं। और अभी मैं सलमान मिर्जा को सुन रहा था जब आपका यहाँ वक्फा था, तो वो बड़े नजर आ रहे हैं और उनकी स्लोअर की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे अभी वकार यूनुस के। उन्होंने एक नई जिद्दत दी है, बहुत देर से उनकी बॉल रिलीज होती है, जब वो स्लोअर करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है बैट्समैन को जज करने में, और स्पीड भी है उनकी और अभी जवान भी है। तो जिस तरह सलमान मिर्जा, उस तरह पूरी लाहौर की टीम, आपने सही कहा, कभी फखर जितवा देते हैं, कभी कुशाल परेरा जितवा देते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक जितवा देते हैं, आखिर में आजकल आसिफ अली भी आके चंद गेंदों पर अच्छे रन बना जाते हैं। तो ओवरऑल जो टीम जो है ना उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो बड़ा सख्त मुकाबला होना चाहिए फाइनल में, किसी को भी आप ज्यादा एज नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। वकार भाई, अब थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं आपसे बात कर लूँ ज़रा। इस टूर्नामेंट के अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है और शायद आगे भी रहे, ऐसी बात नहीं है। एक तो रिजवान है और दूसरे बाबर आजम। और बाबर आजम के ऊपर एक दफ़ा फिर वो तनकीद की जद में है कि कराची के लिए जब उन्होंने कप्तानी की तो कराची की टीम का जो हाल किया वो सबके सामने है, और यही हाल उन्होंने पेशावर का भी कर दिया। तो लोग बड़ा इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे आपके खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर उनकी रही, मगर उनकी टीम का जो हाल हुआ मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्तान सुल्तान के लिए ये नाइटमेयर बना होगा और किसी टीम के लिए शायद ना बना हो। जी देखिए, बाबर के जब पाकिस्तान के कप्तान थे जब भी तनकीद होती रही, मैं तो ये समझता हूँ कि उनमें कप्तानी के तो जरासीम बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, और कोई आज तक उन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी कप्तानी में या अपनी बैटिंग से, जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, आपने कहा टॉपिक सेट की बात है कि एक 100 साइड से उन्होंने अपना मैच जिता दिया हो कि जी आज बाबर आजम ने कोई मैच जिताया। अच्छा, यही आप रिजवान को देख लें, इनका एडवांटेज T20 की अगर मैं बात करूं तो ये ओपनर आते ही इसलिए हैं कि उसमें बड़ा, देखें T20 वाहिद क्रिकेट है जिसमें ओपनर आने में बड़ा खुश होता है कि अगर वो 6 ओवर खड़ा हो गया तो उसका स्ट्राइक रेट भी सही है, वो भी, और उसमें रन भी बन जाते हैं। मैं कहता हूँ कि रिजवान और बाबर अगर यही चौथे नंबर पर T20 में आए तो शायद इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, जो थोड़े बहुत ही इनके होते हैं। बहरहाल कप्तानी के जरासीम मैं तो समझता हूँ रिजवान में भी नहीं है। वो मैच जो खेलते हैं वो एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, मैच कम खेलते हैं वो, तो थोड़ी बहरहाल वो उनका एक मामला है। लेकिन ये हमारे देखना चाहिए ऑफिशियल्स को कि वो बाज़ दफ़ा गेंद उनकी कुछ भी नहीं लगती, उनका हैमस्ट्रिंग चला जाता है, जिसका हैमस्ट्रिंग चला जाए वो तो 10 दिन तक उठ नहीं सकता। नहीं, उनकी तो फिलॉसफी है सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम्प। तो ये बड़ा अजीब सा, बड़ा बुरा लगता है। और बड़ा इतनी बड़ी क्रिकेट के अंदर एक मकसद, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा लग रहा होता है कि बच्चों का खेल हो रहा है। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट काम होना चाहिए, इतनी बड़ी क्रिकेट है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो मुझे तो बहरहाल नहीं पसंद है और आम पब्लिक भी यही कहती है कि क्या कभी इस तरह वो
हाथ झटक रहे होते हैं कि बस अब उनकी कीपिंग पकड़ ही नहीं सकते, अगली गेंद तो पकड़ रहे होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई, ये सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा कि ये दो खिलाड़ी, क्योंकि आप बड़े अरसे तक रिलाय करते रहे, आपने कहा ये दो नहीं होंगे तो शायद टीम नहीं चलेगी, शाहीन नहीं होंगे तो आपकी टीम नहीं चलेगी, बट ये कि दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी तबसरा कर दें, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं वो सवाल करते हैं कि ये खिलाड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हम इतने अरसे से कहते रहे कि ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं, लेकिन जिस उसमें भी गए, अब फ्रेंचाइज का उन्होंने जो अपने अपने हाल किया, खासतौर पर बाबर आजम, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? बात ये यासिर के पिछले 2-2.5 सालों से इन दोनों की जो कारकर्दगी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मुस्तकिल हार रही है ना, तो उस पर लोगों का ये कहना है कि भाई अगर इनको सिर्फ अपने लिए खेलना है तो फिर इनको तो पाकिस्तानी टीम में खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके होते हुए जब आप हार रहे हैं तो फिर यंगस्टर्स को मौका दें। हारेंगे लेकिन कोई ना कोई प्लेयर आपको मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाके टीम बिल्ड होगी। तो वो चीज आपने कहा ना, नाइट वेयर, बिल्कुल नाइट वेयर था ये मुल्तान सुल्तान के लिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस है कि 10 में से सिर्फ एक मैच जीते, वो भी यासिर ने बैटिंग कर दी थी, वरना कुछ नहीं। रिजवान जो है वो टॉप 3 में, टॉप 4 में हमें नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, लेकिन ऐसे रन बिल्कुल बेकार हैं कि जो उनकी टीम के लिए मैच कभी नहीं जीते। एक थोड़ा नाइटमेयर पिशावर के लिए भी है कि पिशावर की टीम इससे पहले तमाम 9 के 9 पीएसएल में प्लेऑफ्स में पहुंची थी, पहली मर्तबा वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची। बाबर कप्तान थे, आपने सही कहा, कराची में कप्तानी की तो कराची का हाल आप देखें, दीगर उसमें रहे, तो कप्तानी का इशू तो अब बाबर से बिल्कुल आप हटा दें कि वो कप्तान बन के कहीं, उनको अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने चाहिए, वनडे और टेस्ट पर तवज्जो देने चाहिए। क्योंकि ये 3 खिलाड़ी, इनकी मोनोपोली जो थी ना वो ज्यादा खतरनाक थी कि बाबर खेलेंगे तो शाहीन परफॉर्मेंस नहीं देंगे, शाहीन कप्तान होंगे तो बाबर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, रिजवान की मर्जी आएगी तो पूरी टीम को सेट करके ऐसे मौके पर गलत शॉट लगा के आउट हो जाएंगे कि पूरी टीम जो है फिर वो मैच हार जाती है। जो इंडिया के खिलाफ हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, वो सबसे मेरे ख्याल है बदतरीन लम्हा था हमारे, जिस तरह गलत शॉट खेल के बुमराह पे आउट हुए थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो सियासत हुई थी या इन खिलाड़ियों की अपनी पसंदी और नापसंदीदगी या अपना मोनोपोली, जिसने पाकिस्तानी टीम का बहुत बुरा हाल किया है, बहुत हमें पीछे ले गए, तो शायद इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि नहीं जी, आप तीनों को जरा हटा के हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। सलमान लियागा पे हाथ रखा है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इन खिलाड़ी को कितना टाइम लगता है आगे बढ़ने में और किस तरह से ये लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है हमारे पास कि हम ऐसे कहें कि जी एक खिलाड़ी गया तो दूसरा उसके लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। अभी आपके पास बाबर, रिजवान, इवन शाहीन का भी प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि उनके होते भी आपकी टीम हार रही है तो ऐसे खिलाड़ी पर क्या भरोसा करें। तो ठीक है, आप नया लाएं, रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आपको। जी हाँ सर, चलें जी। अब क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया और डिस्कशन इंशाल्लाह कल हमारी जारी रहेगी, और ख़ासतौर पर फाइनल से पहले बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका जनाब मुनीरुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वकार भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, और ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर लोग चाहते हैं कि बात की जाए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात की, और जनाब फाइनल से पहले एक दिन हमारे पास है, उसके अंदर इंशाल्लाह ज़रूर और दीगर मामलात पे ज़रूर बात होगी। यहाँ से इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।